नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। किसान आंदोलन, जी हां, लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। किसानों की ओर से आज महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने सरकार से साफ कह दिया कि जब तक सरकार किसानों पर किए गए केस वापस नहीं लेगी, तब तक कोई भी बात सरकार के साथ किसान नहीं करेंगे। वहीं पर इस आंदोलन पर सियासत की अगर बात करें तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इस मुद्दे पर आमने सामने आए हैं और जमकर एक दूसरे पर आरोप लगाए। वहीं अगर आज की बात करें तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से कई सवाल करे, तो वहीं पर सरकार की ओर से भी राहुल के सवालों का पलटवार किया गया। देश में 2 महीने से जारी कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज भी चल रहा है। इसी आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के जींद में भी महापंचायत का आयोजन किया गया। राकेश टिकैत ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया और इस महापंचायत में कई प्रस्ताव भी पास किए गए। इसमें तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग की गई, साथ ही किसानों पर जो भी केस किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए, ये बातें कही गई। साथ ही राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब राजा डरता है तब तक किलेबंदी करता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और सरकार से कई मसलों पर सवाल करे। वहीं राहुल गांधी के सवालों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी चाहते हैं गोली चले और लाशें बिछ जाएं। डरता है तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है, जब जब राजा डरता है, कटीले तार जब अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला? कहाँ है किले का गेट? उससे किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। लेकर जाएंगे खाप पंचायत के लोग, लेकर जाएंगे सोरम के अंदर, लेकर जाएंगे जो किले गाड़ी गई है। सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते उनको उखाड़ कर, और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने भी किया। आज ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी जी ने धमकाया कि कोई पीछे नहीं हटेगा, बातचीत में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अरे राहुल जी, ये तो किसानों का आंदोलन है। किसान तो कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो आप उनके पैरोकार बन के उनके माध्यम से बातचीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? ये अपरिपक्वता है, उसका परिचय आज आपने दिया है। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत की सरकार किलाबंदी कर रही है, सड़कों पर कील बिछा करके किलाबंदी कर रही है, और ये लोकतंत्र में नहीं होता है। राहुल गांधी जी, याद करिए 26 जनवरी के दिन जो घटना हिंदुस्तान में घटा, पूरे विश्व ने देखा, हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से उसको गलत बताया, और आप लोगों ने सवाल उठाया था कि आखिर दिल्ली की पुलिस रोकथाम क्यों नहीं कर रही थी, किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। No, I mean from COVID. No, please, I don't mean. तो आपने देखा किस तरीके से लगातार आंदोलन
पर तमाम नेता जो है वो भी आमने सामने आ रहे हैं और उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि किसान लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि सरकार बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ये कह रही है कि किसान जो है उन्हें लगातार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कई दौर की यहां पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। चलिए तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से लगातार किसानों का आंदोलन जो है वो अभी तक चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलरेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। साथ ही आपको बता दें, पॉलिटिकल एक्सपर्ट योगेश कुमार सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आपको बता दें, किसान नेता शेर सिंह चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेर सिंह चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुलरेज जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन चलता हुआ नजर आ रहा है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है और हर कोई, किसानों के साथ साथ विपक्ष और आम लोग, हर कोई अब यही कह रहा है कि क्या कुछ ऐसी वजह है कि सरकार किसानों की मांगे नहीं मान रही। देखिए प्रति, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि यदि किसान आंदोलन होता है तो वह इजीली निपट जाता, लेकिन इसके अंदर राजनीति घुस चुकी है, इसके अंदर आतंकवादी घुस चुके हैं, इसके अंदर उग्रवादी घुस चुके हैं जो चीजों को नहीं चाहते कि सॉर्ट आउट हो। मैं आपको लाइन से बताता हूँ, जो इसमें राजनीति घुसी है, जिस प्रकार से राहुल बाबा बीच में आग में घी डालते हैं, आग में पेट्रोल डालने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि वहां कुछ बड़ा हो जिसकी वजह से मोदी जी और मोदी सरकार को जनरल डायर की उपाधि देने में 1 सेकंड का समय नहीं लगे, इसीलिए ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो। गुलरेज जी, मेरा आपसे सवाल ये है, आपने कहा कि कुछ आतंकवादी इस आंदोलन में घुस गए हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग वहां पर इतने दिनों से किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये कृषि कानून जो है वो हमारे समर्थन में नहीं है, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, तो वो वहां पर जो किसान डटे हुए हैं, आपको लगता है कि वाकई सब अलगाववादी है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है? नहीं, सब नहीं है, लेकिन इनमें एलिमेंट्स हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ तो है जिसकी वजह से कल मैं एक नेशनल टीवी डिबेट पर था जिसमें ये भारतीय किसान यूनियन के मेनपाल चौहान जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीकेयू के, उनसे मैंने 10 बार कहा कि आप खालिस्तान मुर्दाबाद कह दे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा तो नहीं कहा। तो प्रश्न चिन्ह लगते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मिस्टर चौहान आतंकवादी है या खालिस्तानी है या यूनियन के लोग, मतलब गुलरेज जी, आप ये कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन जो है वो किसानों का आंदोलन नहीं रहा, क्योंकि इसमें तमाम असामाजिक तत्व अब आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसकी जो पवित्रता थी ना, वह खत्म हो चुकी है। आंदोलन तभी तक पवित्र रहता है जब उसके लक्ष्य गैर राजनीतिक हो, जब तक उसके लक्ष्य जो है वो राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हो। लेकिन जब उसके अंदर गलत एलिमेंट जुड़ जाते हैं, जब पॉलिटिकल एलिमेंट जुड़ जाते हैं, तो फिर वह पवित्रता को बिल्कुल उसका तार कर देता है। और 26 जनवरी के दिन इस आंदोलन की पवित्रता को तार होते पूरे भारत ने देखा। इसीलिए आप देखिए कि सरकार और दिल्ली पुलिस कितनी चाकचौबंद रखी है कि किसी का खून नहीं बहे और ना ही देश की गरिमा पर ठीक है। शेर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि किलेबंदी इसलिए की जा रही है, व्यवस्था जो है वो चाक-चौबंद इसलिए रखी जा रही है ताकि आने वाले दिनों में, जिस तरीके से 26 जनवरी वाले दिन जो सरेआम खून लोगों का बहा था, वो आने वाले दिनों में ना बहे। देखो प्रीति जी, मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ, ये हमारे साथी शेख साहब बता रहे हैं और आप टीवी पे भी देख रहे हैं और सारा देश सुन रहा है। ये किसानों को तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, आतंकवादी है, अलगाववादी, या मर्जी आए जो कहे जा रहे हैं। और ये जितने प्रवक्ता बीजेपी का आते हैं ना, ये सिर्फ किसानों को बदनाम करने का काम करते हैं। नहीं सर, मैंने तो अभी कहा ना, आप ही के भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लेकिन शेर सिंह जी, आप सुनिए ना, शेर सिंह जी, आप मेरी बात सुनिए, लेकिन वो साथ में ये भी तो कह रहे हैं ना कि सारे किसान ऐसे नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व जो है वो इस आंदोलन में घुस गए हैं और जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां इसका समर्थन कर रही है,
इस बात का वो मैं वही कह रहा हूँ, हमारे किसानों के बीच में जो एलिमेंट दिए गए हैं वो ठीक है आप बिल्कुल भेजे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, और जो हमको बदनाम करना चाहते हैं। ठीक है शेर सिंह जी, और साथ ही तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी तमाम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चर्चा आगे बढ़ रही है उसमें वाकई ये बात निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि ये पूरा आंदोलन जो है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा में फिर आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शेर सिंह जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद पैनल पर और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। शेर सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, सिंपल सा सवाल यही है, राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने साफ कहा कि किस तरीके से किलेबंदी की जा रही है, किसान वहां पर नहीं जा सकते, सरकार की ओर से इस तरीके के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं कि दिल्ली किसान चाहकर भी वहां पर ना जाए। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार कह रही है कि 26 जनवरी को जो दर्दनाक हादसा हुआ था, जो तमाम लोगों का खून वहां बहा था, इस तरह की घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो, इस लिहाज से वहां पर किलेबंदी की गई है। देखिए, उनकी जवाब का प्रश्न जवाब में भी और प्रश्न के अंदर फिर जवाब निकल जाता है। कहा तो पिछले बार में वो कह रहे हैं कि हमने तैयारी करी नहीं और तैयारी न करने के कारण गणतंत्र दिवस के अंदर हमारे देश का लोकतंत्र के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ और देश को नुकसान हुआ और देश की एक समझे उसकी सभ्यता पे दाग लगा। और आज वो कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न के अंदर उत्तर इससे निकल जाता है कि या तो वो एक्सेप्ट करे कि पीछे उन्होंने तैयारी नहीं करी थी और तैयारी नहीं करी थी सोचे समझे हिसाब से कुछ ना कुछ काम करा था, और आज वो तैयारी कर रहे हैं तो फिर उनकी मंशा उजागर हो जाती है। अब गुरेज भाई एक बात बोल रहे थे कि मैंने किसान नेताओं से बात की और बात करते समय जो भी वो कह रहे थे उसमें कहते कि खालिस्तान ये कहने के लिए मैंने उनसे कहा, उन्होंने नहीं कहा। तो भाई मैं आपको याद दिला दूं कि आप जिस पार्टी में है उस पार्टी के आपका एक चीज हो रहा है कि वो किसी ऐसे वर्ग के लोग को भी पकड़ लेते हैं और तब उनसे कहते हैं कि ये वंदे मातरम भी बोलो, तो तब भी ये कहा जाता है कि राष्ट्रवादी नहीं है, ये राजद्रोही है। तो ये 1947 के बाद चला था, इस कगार पे नहीं खड़ा था जहां आपने पिछले 8 सालों में लाके रख दिया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी थी, ठीक है चंद्रमोहन जी, मुद्दे पर आते हैं। देखिए मुद्दे पे आ रहा हूँ। आज देश का अन्नदाता आपके सामने खड़ा है, देश का अन्नदाता आपसे अपनी पुकार लगा रहा है और 70 दिन गुजर जाने के बाद देश के 150 किसान शहादत दे चुके हैं। आज विषय उसको खत्म करने का है, तू मैं करने का नहीं है। 11 दौर की बैठक आप लोग कर चुके हो। 11 दौर की बैठक करते हो तो आप उन्हें किसान अन्नदाता समझ के बुला लेते हो, उनका खाना भी खाते हो, उनको खाना भी चाय भी पिलाते हो। तो जब वो आपके पास नहीं आता उनको माओवादी टेररिस्ट भी बोल देते हो, अभी भी आपने बोला। तो ये विषय आप बंद करिए। देश की जनता का नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है। फिर आप नेट इंटरनेट बंद कर देते हैं। उस इंटरनेट से देश का युवा परेशान है, उस इंटरनेट से देश का हर वर्ग परेशान है। जहां बंद कर दे, खाली किसान परेशान नहीं है, हर चीज परेशान है, लेकिन आप समाधान नहीं कर रहे। आप एक ऐसा रूढ़िवादी रवैया अपना रहे हैं जिसका विरोध किसान आपके सामने कर रहा है। लेकिन सरकार को चुना किसने है? सरकार को चुना इस देश के उन अन्नदाताओं ने और देश के उन वर्ग के लोगों ने। तो वो हमारे में से एक है, हमें उनके साथ बैठ के वार्ता करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्या है 3 काले कानूनों का जिसका आप समर्थन कर रहे हैं? जब आप उनको देना चाहते हैं और वो लेना नहीं चाहते हैं तो उस कानून को दोबारा भी बनाया जा सकता है। सरकार अभी लोकसभा राज्यसभा के अंदर चर्चा करिए, उनके बुलाइए, उनको बुला के चर्चा करके इसको निरस्त करके नए कानून बनाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। योगेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से तमाम देर से जो हम ये डिबेट कर रहे हैं, इसमें आपने भी सुना होगा, तमाम लोगों की ओर से अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी गई है। बताया गया है कि किस तरीके से आंदोलन जो है, क्या कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते आप इस पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं? जब से ये शुरुआत हुई थी उसकी तब से लेकर अब तक, आपको लगता है कि पहले ये किसानों का आंदोलन था और उसके बाद में धीरे धीरे जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन में अपना समर्थन देती हुई चली गई, उसके बाद में ये आंदोलन जो है वो राजनीति का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आपको क्या लगता है?
देखिए, आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये कुछ समय पहले तक तो आंदोलन था, लेकिन इसमें जो बाकी अन्य दल है, विपक्षी दल, वो इसमें हस्तक्षेप करके इसको एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बना के इसको राजनीतिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये एक वर्चस्व की लड़ाई के रूप योगेश जी, में मुझे दोनों आपको लोग ले बीच रहे में हैं। रोकना पड़ेगा, दोबारा मैं आपसे बातचीत करूंगी। तो आपको बता दें, नरेश टिकैत फिलहाल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। पार्टी एकजुट होगी, पूरा भारत एक है, एक तरफ भाजपा पार्टी है और एक तरफ सब पूरा भारत है। अगला निर्णय क्या रहेगा किसान का? नहीं, अगला तो देखो आगे का, कल के दिन का क्या पता, आने वाले भविष्य के बारे में कौन बता सके। हम तो यही चाह, जनता तो अपील यही करे, शांति बनाओ रखो। ये 33-34 साल का संगठन हो लिया, अनुशासन में ये संगठन चला। अगर अनुशासन तो कोई पार्टी हो, कोई संगठन हो, कोई घर हो, अनुशासन तो बाहर निकले तो गड़बड़ हो। सब तो बढ़िया ये बात है, अनुशासन में रहे और अपना काम करूँ जा, सब इनके साथ है। संयुक्त मोर्चा इनके साथ है। हिंसा में हम कभी विश्वास नहीं रखते, हिंसा कोई समाधान नहीं है। आज की युवा पीढ़ी को हम यही कहे, हिंसा का रास्ता ना अपनाइए। बिल्कुल भी कहीं कुछ भी हो, लाठी चलो, गोली चलो, सब कामयाबी मिलेगी, पर हिंसा में हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो आप तमाम लोगों ने सुना होगा, राकेश टिकैत मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया कि हिंसा का कोई स्थान आंदोलन में नहीं है और यही वो लगातार आम लोगों से और किसानों से भी अपील कर रहे हैं। जी योगेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, जैसा कि मैं बता रहा था कि देखिए, ये आंदोलन अगर आंदोलन का रूप रहे तो बेहतर है। देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि ये इस सरकार के अंदर ही कोई मांग करी जा रही है, कोई एक संगठन या कोई एक जो वो एक पार्टी है, कोई भी मांग कर रहे हैं। ऐसा पिछली सरकारों में भी हुआ और सरकारों ने भी बिल वापस लिए या सामने वाली पार्टी को सेटिस्फाई करा, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या होता है कि जब विपक्षी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है तो उसमें राजनीतिकरण हो जाता है। और जो देखिए, जो मौजूदा केंद्र सरकार, जो केंद्र में बैठी कोई भी सरकार हो, जैसे इतिहास में कांग्रेस सरकार रही या अभी हाल ही में बीजेपी सरकार है, तो वो क्या होता है, इसको एक वर्चस्व की लड़ाई में ले लेती है। और वही हम देख रहे हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इसमें अपना हस्तक्षेप कर रही है, जबकि इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं। संजय राउत वहां पर कल गए और आज जो है ये हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी अपना यहाँ बयान दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है, चरणात्मक स्थिति के चलते कि सरकार जो है फिर इसको, जैसे किसान की बात वो सुनना चाहती है, कोई वो संधि या कोई कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके के लोग आके उस माहौल को गर्म कर देते हैं। और जो सरकार की एक इच्छा, वो जो मंशा होती है, वो कहीं ना कहीं भटक जाती है इस मुद्दे को लेकर। जी बिल्कुल योगेश जी, दूसरा सवाल भी मेरा इसी बात से रिलेटेड। आपने सही कहा कि वाकई अगर ये किसानों का ही आंदोलन रहता, तमाम विपक्षी पार्टियां इसमें समर्थन नहीं करती, तो शायद सरकार जो है वो बिल वापस नहीं लेती, तो एटलीस्ट बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार किसानों की मान लेती। अब सवाल मेरा आपसे ये है योगेश जी कि आपको लगता है कि वाकई जो शीर्ष नेतृत्व जो यहाँ पे है, वो जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को लीड कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन जो भोले भाले किसान जो हैं, जिन्हें सिर्फ ये पता है कि ये कानून हमारे लिए सही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे नेता अगर सामने खड़े तो हम भी उनके साथ में चल देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वाकई इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आम जो नेता, जो किसान है, जो भोले भाले किसान है, जिन्हें सच में कुछ नहीं पता, वो सिर्फ इस बात के लिए खड़े हैं क्योंकि हमारा नेता सामने खड़ा हुआ है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। इसका उत्तर मैं आपको ये दूंगा कि किसानों में भी वर्गीकरण है। एक किसान वो जो धरातल पे उतर के काम करता है, जो खेत में काम कर रहा है, एक वो जो उनकी अगुवाई करके नेतागिरी कर रहा है। उसको लास्ट टाइम ये नहीं पता कि वो खेत में कब गया था। उसकी लग्जरी लाइफ या उसकी तामझाम देख के आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो कोई किसान है। तो होता क्या है कि देश कई वर्गीकरण में बढ़ता है। ऐसे जैसे राजनीति में कुछ वर्गीकरण होते हैं, ऐसा ही किसानों के अंदर वर्गीकरण होता चला गया। और मैं आपको एक बहुत बड़ी गारंटी दे रहा हूं कि देश के 90 से 95% किसानों को यही नहीं पता कि वो आंदोलन वो किस वजह से, उसका बिल क्या है क्या नहीं, उनको ये जानकारी तकनीकी रूप से नहीं है। बस उनको ये पता है कि सरकार ने उनकी जमीन ले ली और जो है अंबानी अडानी उनको दे दी। तो उसके सिवाय जो उसका तकनीकी रूप है, ना तो किसान नेता उनको समझाने का प्रयास करते। देखिए, आंदोलन करना, मैं फिर कह रहा हूं, कोई गलत बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी बात पहुंचाना, अपनी बात रखना, किसान नेताओं का काम ये होना चाहिए। चाहे सरकार गलत भी कर रही है, मैं ये कहता हूं, लेकिन उनको पूर्ण रूप से सत्य सब कुछ सच बताएं, सत्यता बताएं, तभी कहीं जाके इस चीज का फायदा मिलेगा। अन्यथा जो ये किसान आंदोलन एक भेड़ चाल का रूप ले रहा है, क्योंकि ये शुरू हुआ था पंजाब और हरियाणा के यहाँ के बॉर्डर से, और जैसा कि टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और आज ये मुजफ्फरनगर से लेके और आज ये वहां से लेके एक बहुत बड़ा एक वो जो रूप ले रहा है, लेकिन उसके पीछे की कहानी जो है बहुत डामाडोल है। जी बिल्कुल ठीक है,
शेर सिंह जी, जो बातें योगेश जी की ओर से कही गई हैं, इन बातों का जवाब आपसे मैं चाहूंगी कि वाकई ही उन्होंने साफ कहा है कि किसान नेता जो हैं उनके साथ जो आम किसान जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको वाकई नहीं पता कि ये 3 कानून किस तरीके से उनके लिए नुकसानदेह हैं। देखिए प्रीति जी, मैं आपको बता दूं, किसान भोले भाले जरूर हैं, लेकिन इतने भी भोले नहीं रहे कि ये अपने हक की लड़ाई को या अपने हक की चीज को समझे ना। हम गांव के छोटे किसान हैं, छोटे मोटे रहते हैं। मैं आपको दिखाऊं, हम अपने जेब में कागज रखते हैं और ये कागज किसानों के बीच में जाते हैं और लोगों को समझाते हैं। सारे कानून के हमने बता रखे, लोगों को बताएं, और यही कागज से ही पूरा देश जागरूक हुआ है। इस कागज से ही हमने लोगों को समझाया है। हम सब समझते हैं अब हमारा नुकसान क्या है, फायदा क्या है। और जो योगेश जी ने वर्गीकरण की बात कही है, शेर सिंह जी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई एक किसान तो ऐसे है जिसे अपने खेत में गए हुए पता नहीं कितने साल हो गए हैं, इतनी लग्जरी लाइफ वो जी रहा है, लेकिन फिर भी किसान है और अभी भी वो आंदोलन में डटा हुआ है। एक किसान वो है जो अभी भी वहां पर खेत में काम करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसान वो है, वो हमसे जुड़ा हुआ है। उनके खेतों में हमारे छोटे किसान काम कर रहे हैं, उनको हमारे दर्द का पता है, वो हमारा दर्द समझता है। हम उनको सारी बातें बताते हैं, उनके सामने हमारे किसान खून के आंसू रोते हैं, तो उनको पता है, हमारे बीच में वो आते रहते हैं। और रही बात जो बता रहे थे कि कांग्रेस ने उसको हाईजैक कर लिया, दूसरे विपक्षी दलों ने कर लिया, ऐसा नहीं है। किसान जो गांव में है या लास्ट मेड पे बैठा है, जंगल में बैठा है, उसको भी इस चीज का ज्ञान हो गया है। लेकिन शेर सिंह जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो तमाम राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर किसानों ने सरकार के साथ साथ जो विपक्षी नेता है उनकी तस्वीरें लगाकर भी पुतला फूंका था। किसानों ने साफ बोल दिया था कि हमें ना किसी सरकार का इसमें समर्थन चाहिए जो कि गलत है, और साथ ही विपक्ष के किसी भी नेता का हमें समर्थन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन रहे और सरकार किसानों से सीधे बातचीत करे। आपको नहीं लगता कि जब शुरुआत की गई थी तब इसका प्रारूप अलग था और धीरे धीरे से इसका प्रारूप किस तरीके से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है? आपको नहीं लगता कि विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलने की वजह से सरकार अब वापिस इस पर अड़ गई है? देखिए, विपक्षी पार्टियों के पास भी अब कोई सामान नहीं, कोई भी किसान, कोई भी वोटर उनके पास नहीं है। किसान सिर्फ किसान है और किसान इस मुद्दे के खिलाफ खड़ा हुआ है, इस मुद्दे के खिलाफ लड़ रहा है। विपक्षी पार्टियां तो इनकी सहानुभूति के लिए अपनी उपस्थिति मात्र दर्ज कर रहे हैं। अच्छा, हमने इनको बुलाया नहीं है, हम इनको बुला नहीं रहे, ये तो हमारे बीच में। लेकिन ये तो मानते हैं ना आप, नुकसान तो हो रहा है ना शेर सिंह जी, ये तो मानते हैं ना आप, नुकसान तो हो रहा है। नहीं, अगर भाजपा केंद्र सरकार ये समझती है तो समझो, है ना, ये समझते हैं तो समझो, लेकिन ऐसा है नहीं। इनको फायदा होगा, नुकसान होगा, तो क्या ये अपने घर बैठे रहे, अपने घर बैठे रहो, हमको इसकी भी कोई तकलीफ नहीं। जब समय आएगा हम वोट डालेंगे तो ये यही सहानुभूति लेना चाहता है। ठीक है, भाजपा को हमारे वोट नहीं चाहिए, भाजपा को हमारे ये तीनों काले कानून वापस ले लेने चाहिए, एमएसपी हमको दे देना चाहिए, और भी हमारी जो अब नई मांगे और ऊपर के आएगी। यही तो शेर सिंह जी आपने खुद ही बोल दिया, नई मांगे जो निकलकर सामने आ रही है। आपको नहीं लगता कि शुरुआत में 2 महीने पहले की बात करें तो सिर्फ इस बात पर आप लोग अड़े हुए थे कि जो 3 काले कानून है इसमें चेंजेस हो जाए? जब सरकार चेंजेस के लिए राजी हो गई कि ठीक है कानून के अंदर हम चेंजेस करने के लिए तैयार है, तो आप लोग इस बात पर अड़ गए कि नहीं, अब नहीं, तीनों कानून वापस होने चाहिए। आज जब महापंचायत हुई है तो उसमें यह कहा गया है कि 26 जनवरी को जिन जिन किसानों के ऊपर केस किए गए हैं उनको छोड़ा जाए या फिर वो केस जो किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। आप अब तो एटलीस्ट आपको लगना चाहिए कि पूरी तरीके से आंदोलन जो है वो हाईजैक होता हुआ नजर आ रहा है। आप इसी तरीके से मांगे बदलते रहेंगे शेर सिंह जी, तो सरकार कौन सी मांग मानेगी आपकी? मांगे नहीं बदल रहे, सरकार इन मांगों को जुड़वा रही है। अच्छा, अगर ये हमारे बीच में ये दीप सिद्धू और सरदाना इनको नहीं भेजते, ये आपका वाजिब सवाल है, बिल्कुल गुलरेज जी से इसका जवाब लेंगे। और आज तक वो जो नंदकिशोर गुर्जर है उसके खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो हम क्या समझे, ये जानबूझ के करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ये पोल खोल देंगे। ठीक है गुलरेज जी, इस बात का जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी मैं। ठीक है गुलरेज जी, उन्होंने साफ कहा कि वाकई अगर किसानों पर इस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, उन्हें जेल में बंद किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है, तो जिस तरीके से जिन लोगों का इन्होंने नाम दिया उनको अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई, उनको क्यों नहीं हिरासत में लिया गया? नहीं कृति, आपको शायद स्मरण होगा कि दीप सिद्धू के ऊपर आज ही दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। दीप सिद्धू के भाई और कुछ लोगों को कुछ समय पहले 26 जनवरी से पहले जब एनआईए ने नोटिस सर्व किए थे तो यही किसान नेता सरकार को बुरा बोल रहे थे, सरकार के खिलाफ
बातचीत कर रहे थे कि सरकार तो जो है जुल्मों सितम कर रही है इन लोगों के ऊपर। तो फाइनली उन्हीं लोगों ने 26 जनवरी पर जाकर लाल किले का अपमान किया। फिर आप ये देखिए कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये आंदोलन जो है वो पॉलिटिकल है। आप राकेश टिकैत को देखिए, 3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। सबसे पहली बार जो उन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ा था। अच्छा ठीक है गुलरेज जी, आपकी बात मान लेती हूँ। गुलरेज जी मेरी बात सुनिए, आपकी बात मैं चलो मान लेती हूँ कि ठीक है, आप कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो किसान हैं, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं, उनको समझाने की भी तो आपकी ओर से कोई कोशिश नहीं की जा रही। आप मुझे ये बता दीजिए, आप सरकार में हैं तो आपके नाते किसानों को इस बिल की एक एक बातें समझाने के लिए कि किस तरीके से वो उनके लिए फायदेमंद है, आपकी ओर से क्या किया गया? आप भी तो सिर्फ नेताओं से बात कर रहे हैं, आपके लोग क्यों नहीं जाते उन किसानों से बात करने के लिए? नहीं, हमारी पार्टी ने तो गांव-गांव में जाकर चौपाले लगा के समझाया। सिवाय हरियाणा में जहां हमारी पार्टी या हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां ये लोग दंगा करने का प्रयास करते हैं ताकि आम किसान को समझा नहीं पाए। तो हाँ, एक कमजोरी हमारी मानते हैं कि पंजाब में हमारा संगठन इतना सशक्त नहीं है, इसलिए इतना वहां नीचे तक ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाया। अन्यथा आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी ने जाकर गाँवों में सभाएं कर इस बिल से क्या क्या फायदे होने हैं उनको रेखांकित करके। ठीक है, तो गुलरेज जी आप साफ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पर हमारा संगठन जो है वो इतना मजबूत नहीं है जिसका विपक्षी पार्टियां जो है वो फायदा उठाती हुई नजर आ रही है, ये कहेंगे आप? बिल्कुल मानता हूं ना मैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, आप जवाब दीजिए। ठीक है गुलरेज जी, ठीक है। देखिए प्रदीप जी, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। देखिए विस्तार में सबसे पहले तो जो आपने पेशन करा था कि इस आंदोलन को राजनीतिकरण हो जा रहा है और किसान राजनीति कर रहे हैं, तो मैं इसमें आपकी बात का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं इसमें आपकी बात मैं नहीं कह रही, पहली बात तो ये चंद्रमोहन जी, मैं नहीं कह रही, तमाम आप नहीं कह रहे, सरकार के नेताओं की ओर से बात कही जा रही है, मैं नहीं कह रही। उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए ये आंदोलन पूरी तरह से किसानों का आंदोलन है, किसी तरह का कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ये बात सरकार को भी पता थी, क्योंकि अगर सरकार को ये ना पता होती तो ये आंदोलन 70 दिन तक नहीं चलता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये आंदोलन पहले से बड़ा होता। ये आंदोलन सरकार ने अपनी नासमझी से एक छोटे से आंदोलन को आज बड़ा करके हिंदुस्तान का आंदोलन बना दिया और जनमानस का आंदोलन बना दिया। ठीक है चंद्रमोहन जी, एक छोटा सा सवाल इसी पे हाँ मैं आपको टाइम दूंगी, इसी पर एक छोटा सा सवाल, सरकार को क्या फायदा हो रहा है इससे? देखिए सरकार को फायदा अब हुआ है जब उसने एक टाइम पे इस आंदोलन को खत्म करने के कारण वो खत्म के वो बड़ा लेके सरकार इस जो आंदोलन को एक कम्युनिटी के ऊपर लेके चली गई कि एक कम्युनिटी का एक स्टेट का आंदोलन है, हिंदुस्तान की स्टेटों का आंदोलन नहीं है। जबकि ये अभी तक अपने इन बिलों का फायदा ही नहीं दे पाए, ना ही को बता पाए। अगर ये अपने उस बिलों का फायदा बता देते तो किसान सड़कों पे क्यों उतरता? अब स्पष्टता देखिए, स्पष्टता क्या है कि जब देश में कानून आपने पास कर देते, अभी मैं कानून कहता हूँ, इसे काले कानून नहीं कहता हूँ, सरकार की मंशा थी कि ये कानूनों के थ्रू देश के किसानों का कुछ भला हो, उसको फायदा हो। सरकार को जब मंशा में क्लियर था कि इससे देश की जनता और किसान को फायदा हो सकता है, तो क्या करना चाहिए था? इनको समिति बनानी चाहिए थी, सदन और विपक्ष में चर्चा करनी चाहिए थी और किसान दलों को बुलाना चाहिए था और पहले कॉन्फिडेंस में लेकर फिर उस बिलों को पास करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने चोरी काले कानूनों को विपक्ष की आवाज को दबाते हुए, कांग्रेस की आवाज को दबाते हुए, उनके संसद में निष्कासित करते हुए सदन में पास कर लिया, राज्यसभा के अंदर वॉइस डमनी के साथ पास कर लिया बिना बहुमत के, और किसी भी किसान संगठन को नहीं बुलाया। अब ये आंदोलन अभी तो 70 दिन का दिखा है, लेकिन ये आंदोलन पंजाब में पिछले कई महीनों से चलता आ रहा था। लेकिन कांग्रेस की ओर से भी तो वॉकआउट किया गया था ना, आप लोग संसद में ही डट के, वहीं पर आप इसकी खिलाफत करते, आप अब सड़कों पर किसानों के साथ डटे हुए हैं। प्रीति जी, हमने बिल्कुल संसद में डटे, इसी के कारण सदन के सभापति सदन के अंदर ही उन डटे हुए सांसदों के लिए सुबह का नाश्ता लेके आए थे। आपको याद होगा 3 दिन सदन के अंदर कांग्रेस के सांसद महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठे रहे थे। कई चैनलों ने दिखाया भी था इस बात को। मैं अपनी बात पूरी कर दूं, जरूरी है देश को समझना। देखिए उसके बाद ये आंदोलन पंजाब से चलता रहा। अगर सरकार को जब ये भनक हो गई थी कि इसमें देश की इतनी स्टेटों के अंदर एक स्टेट के कुछ किसान इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, क्या सरकार उनको बुला के इज्जत मान के साथ समझा सकती थी? सरकार ने नहीं समझाया। उसके बाद जब 22 तारीख को जो वो दिल्ली आए, उससे पहले उनके किसान दल के नेताओं ने एक लेटर लिखा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं, और पीएमओ ऑफिस से जो मेरे को जानकारी है उनको समय नहीं दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने समय मांगा जंतर मंतर का,
और चंद्रमोहन जी, मैं मान लेती हूँ आपकी बात कि आप सही कह रहे हो, लेकिन अब तो कितनी बार तो बातचीत हो गई है। नहीं, मैं उस वक्त टाइम नहीं दिया, ठीक है, लेकिन अब तो इतनी बार बातचीत हो चुकी है, अभी भी समाधान नहीं निकल रहा। मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने अपनी हटकटा के अंदर अपने देश के वोटर और अपने देश के नागरिकों के सामने देश के जवानों को खड़ा कर दिया। देखिए विपरीत परिस्थिति समझिए, किसान का क्या हुआ, अगर वही किसान आज बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो अगर दिल्ली के अंदर आ जाते तो दिल्ली में आके उससे में उनसे समाधान की बात होती, 5-70 दिन न गुजरते सिस्टम ठीक हो जाता। लेकिन सरकार की पारदर्शिता नहीं थी। सरकार कहीं ना कहीं अपने किसी के नीचे, जो उनके क्रोनी कैपिटल के नीचे हस्तक्षेप के कारण इन बिलों को चलाना चाहती थी। इसलिए कोई भी जो बनाया था सामने नहीं लाना चाहती थी। आज उसी का रिजल्ट है कि 70 दिन गुजर गए, इतने किसान शहद कर गए, उसके बाद आज आप जब इतना बड़ा रूप ले गया, अभी भी हम आपसे अर्ज करते हैं, हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, हम विपक्ष की भूमिका में है जरूर, लेकिन विपक्ष के होने के नाते हमारा देश सबका देश है। वो देश ना भाजपा का है ना कांग्रेस का, वो हिंदुस्तान के हर उस नागरिक का है। तो सबका फर्ज बनता है। हम आपसे भी कहते हैं ये तीनों काले कानून किसानों के हित में नहीं है, इसे आप निरस्त करिए, खत्म करिए और अपने हाथ में झंडा लीजिए और किसानों को बुलाइए। कौन मना कर रहा है आपसे? ठीक है चंद्रमोहन जी। जी गुलरेज जी, देखिए प्रति लगभग 12 बार संवाद, डायरेक्ट संवाद हो चुका है किसान नेताओं से, और मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ एक और बात बोल रहा हूँ कि सरकार का लगातार संवाद किसान नेताओं से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जब आपको नहीं दिखा तब भी बैक चैनल डायलॉग चल रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जब राजनीति बीच में आती है तो समस्या होती है। जहां तक ये हम पर आक्षेप लगा रहे हैं कि रामलीला मैदान में क्यों नहीं आने दिया, उस समय भी मुझसे भी पूछा गया था, हमारे दूसरे प्रवक्ताओं से भी पूछा गया था कि क्यों नहीं आने दिया। तो हमने कहा था हम दिल्ली में इसलिए नहीं आने दे रहे क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट बोलता है कि कुछ गलत एलिमेंट जुड़े हुए हैं। तब हमारे ऊपर आक्षेप लग रहे थे। 26 जनवरी के दिन हमने नंगा नाच देख लिया कि हम सही थे, या देश ने भी देखा और हमने रोककर ठीक किया था। वरना आप सोचिए कि क्या होता दिल्ली के अंदर, क्या से क्या हो जाता। फिर चौथी बात ये बोल रहे हैं कि किसानों से कोई बात नहीं की। मेरे भैया आपकी सरकार थी, उसके पहले अटल जी की सरकार थी, उसके बाद 5 साल मोदी जी की सरकार थी। अलग अलग के जो समितियां हैं वह कॉन्स्टेंटली इन चीजों के ऊपर ब्रेन स्ट्रॉमिंग भी करती रही है, किसानों से भी बात करती रही है। उसके बाद ही ये कानून लाए गए हैं ताकि किसानों की आय को दुगनी किया जा सके। ठीक है गुलरेज जी, आपकी बात से अगर मैं सहमत हूं, मैं कहूं कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो किसान है, आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए ही आप ये बिल लेकर आए हैं और किसान ही सहमत नहीं है। हम भूल जाते हैं कि इसमें कोई विपक्षी पार्टी, हम ये भी भूल जाते हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बात से भी इनकार कर देते हैं कि लगातार इसमें असामाजिक तत्व जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा सवाल कि एक किसान जो है उसे आप क्यों नहीं समझा पाए कि आपके फायदे के लिए ही सरकार ये बिल लेकर आई है। फायदे के इंतजार में तो हर कोई रहता है, आप तमाम योजनाएं सरकार चलाती है तो हर कोई बहुत एक्साइटेड रहता है कि चलो ठीक है ये सरकार ने योजना मेरे लिए चलाई है, मुझे इससे फायदा मिलेगा। तो किसानों को क्यों नहीं समझा पाए? आप मौका ही क्यों देते हैं कि विपक्ष इसके अंदर राजनीति करे? सही सवाल है प्रति आपका, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि आप सोए को जगा सकते हैं, जागते को नहीं जगा सकते। अब किसान तो मान रहा है कि ये बिल अच्छे हैं, लेकिन जो किसान की आड़ में जो नेतागिरी कर रहे हैं वे तो नहीं चाहते ना। वे चाहते हैं किसी प्रकार से उग्र आंदोलन हो, वे चाहते हैं किसी प्रकार से पुलिस की गोली चले। अगर मुझे कहीं पर फायदा दिख रहा है, मुझे कहीं पर फायदा दिख रहा है और कोई मुझे भड़काने की कोशिश करे कि नहीं वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं कैसे मान जाऊंगी कि वो मेरे लिए सही नहीं? क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसमें मेरा फायदा है। फायदा तो दिखे उन्हें कंफ्यूजन दिख रहा है, वो सरकार पे भरोसा नहीं कर पा रहे। मासूम होता है किसान, हमारा मासूम होता है, उसको भड़काया जाता है और भड़काया जा सकता है, हमने देखा। लेकिन आप ये भी देखिए ना कि इतने बड़े हिंदुस्तान में जो ये कानून है ये तो पैन इंडिया लॉ है, केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र से ही क्यों हो रहा है? आपको ये भी सोचना होगा डाउन साउथ से क्यों नहीं होता, वेस्ट इंडिया से क्यों नहीं हो रहा, हिमाचल से क्यों नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश से क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा है कि वहां पर जहां पर विपक्ष के दल कुछ जगह मजबूत है और कुछ जगह हम कमजोर हैं, हमारा संगठन कमजोर है, उसकी वजह से ठीक है गुलरेज जी, ठीक है। योगेश जी, जो गुलरेज जी की ओर से बात कही गई है इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? उन्होंने कहा कि जहां जहां हमारा संगठन कुछ मजबूत नहीं है वहां से इस तरीके से आंदोलन की आवाजें जो है और भी पुख्ता होती हुई नजर आ रही है। पिछले एक दशक भर में राजनीति के परिवेश की बात करें तो जिसकी लाठी उसी की चंद्रमोहन जी,
उसी तर्ज पे राजनीति हो रही है। लेकिन इस राजनीति का जो आज स्तर गिरता जा रहा है, जो इसको एक हम बिल्कुल स्वार्थ के चश्मे से देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक आम जनता पे बहुत भारी पड़ रहा है। अगर आपने देखा होगा कि 510 मतलब 500 से ज्यादा अधिक पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं, कुछ किसान मारे जा चुके हैं, तो इसका आप ये देखिए कि मैंने क्या कहा कि ये लड़ाई अगर एक सामाजिक होती तो अलग बात है। अब ये वर्चस्व की लड़ाई है। अगर मैं स्पष्ट कहूं तो इस समय राकेश टिकैत इसको वर्चस्व की लड़ाई चाहूंगा जी, तो इसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। अगर आज दिल्ली वासियों की बात करें तो आज स्थिति ये है कि वो तमाम बॉर्डर जो दिल्ली के वो सील है, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ, कच्चा माल और अन्य चीजें महंगी होती जा रही हैं, बिल्कुल, और कोई ध्यान नहीं जा रहा। देश के 2 बड़े उद्योगों ने उद्योग संगठनों ने ये कहा है कि इस आंदोलन की वजह से डेली 4000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा है जो कहीं ना कहीं सीधा जनता से भुगता जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके चैनल से आग्रह करना चाहता हूँ, इसमें कोई संधि होनी चाहिए और बाकी जो राजनीतिक दल है वो किसानों और सरकार के बीच में ना आए। ये इन दोनों की बात है या इन दोनों की लड़ाई है, इन दोनों के बीच का कुछ है। तो जो बाकी दल है वो इसको राजनीति रंग देके वो इसको मुद्दे से भटक जाएंगे और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसानों को भी बिल्कुल योगेश जी, और ये चीजें ना साफ दिख रही है। ये बेशक कितना ही कह ले तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात से योगेश जी इनकार कर ले कि कोई राजनीतिक फायदा नहीं दिख रहा, इस आंदोलन का राजनीतिकरण होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन आप, मैं और खुद विपक्ष भी अच्छी तरीके से इस बात को जानता है कि वाकई वो कितना ही नकार ले, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति चल रही है वो तमाम दुनिया के सामने है। देखिए स्पष्ट है ये जो मामला है। अगर आपको पता हो इंटरनेशनल मीडिया में खासतौर पर पाकिस्तान की बात करें तो बहुत अच्छी वो चीज मामले को लेकर चुटकी ले रहा है। उन्होंने टिकैत को बहुत बड़ा हीरो बनाया। जब 26 जनवरी को जो घटना घटी थी तो पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया चैनल्स पे, अखबारों में, उसमें ये किस भाषा के साथ वो प्रयोग किया गया था वो कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। तो इंटरनेशनल मीडिया में भी जो एक तरीके से जो लोग एक भारत को जो एक हंसी मजाक के रूप में इसको लेते हैं, जो जिसका कहते हैं कि इस फिराक में बैठे होते हैं कि कब भारत में कुछ ऐसा हो कि हम उसके मजे लिए, तो वही सब कुछ हो रहा है। तो ये जो सोशल मीडिया के दौर में है, बात कुछ और होती है, कुछ बताई कुछ और जाती है या बनाई कुछ और जाती है। एक चीज को हम लोग बिना देखे, बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं। तो जो पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई जब हो जाती है, अब जो है राकेश टिकैत अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एक भावना को अपील करके जो उन्होंने पत्ता फेंका, वो एक उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करा अपने वर्चस्व की लड़ाई को ऊंचा रखने के लिए। जबकि इतनी वार्ता होने के बाद, लगभग दर्जन भर वार्ता होने के बाद यदि कोई हल नहीं निकला तो एक बात तो स्पष्ट है कि वो हल कोई निकालना भी नहीं चाहता। बिल्कुल। इस आंदोलन को जो राजनीतिकरण करके जो इस तरीके से इसके पौंग को रख के आगे बढ़ा जा रहा है, इसका मैं आपको सजीव उदाहरण दिल्ली का जो पूरी दुनिया के सामने है, जो दिल्ली में हुआ आंदोलन को जिस तरीके से बेचा अरविंद केजरीवाल ने और उनके सीने पे पैर रखे आज वो मुख्यमंत्री की सीट पे बैठे, वो एक बहुत बड़ी घटना है। तो इससे सीख लेनी चाहिए। जो आंदोलन है उसको आंदोलन ही रहने दे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, जो इसके अंदर कदम रख के और जो अपनी दुकान सजाएगा वो कहीं ना कहीं एक पार्टी बनाने का काम कर देगा या कुछ और अन्यथा नुकसान करेगा। ठीक है योगेश जी, ठीक है जी। चंद्रमोहन जी, आखिरी कमेंट। अगर आपकी जो बात विपक्ष की आई थी, विपक्ष के ऊपर प्रश्न चिन्ह अब से नहीं पहले से खड़े होते आए हैं। जो अभी हमारे मित्र ने, योगेश जी ने बोला, बात हुआ है कि अन्ना हजारे के टाइम पर भी विपक्ष के जो आंदोलन में सवाल उठे थे, निर्भया वाले कांड पे भी विपक्ष पे सवाल उठे थे। लेकिन आज मुद्दा दूसरा है। आज मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो देश के जनमानस और किसानों का मुद्दा है, और किसानों निरंतर आपसे बातचीत कर रहे हैं। उन आंदोलनों के अंदर सरकारों से बात नहीं करी गई थी। वो आंदोलन पूरी तरह से देश के अंदर बरगलाने के लिए पैदा करे गए थे। ये आंदोलन देश को बलगा नहीं रहा है। ये आंदोलन आपके सामने आया, पहले आपसे वार्तालाप करने की मांग करा, उसके बाद उसने आपका प्रदर्शन करा, फिर आपसे वार्तालाप के लिए 11 और 12 दौर तक आपके पास आए, और उसके बाद आपके द्वारा कहे गए शब्दों का, आपने माओवादी का, आपने आतंकवादी का, आपने कहा ये किसान ही नहीं है, आपने बोला ये पैसे वाले किसान, उसके बाद भी वो लगातार आपसे वार्तालाप करते रहे। तो मैं इस बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि किसानों ने वार्ता नहीं करनी चाहिए और ये आंदोलन का रूप देना चाहा। किसानों ने कहीं भी आंदोलन का रूप नहीं देना चाहा। हमारे देश का नेतृत्व भी एक सशक्त नेतृत्व है और नरेंद्र मोदी जी के नाम है। तो मैं मानता हूं अगर वे इस पे निष्पक्षता और साफ सुथरे दिल से बात करी जाए तो देश को आज इस कानूनों को वापस लेके किसानों के हित के अंदर ठीक है नियम लेना चाहिए, ताकि देश का नुकसान भी ना हो। आज हमारी जीडीपी ग्रोथ, ठीक है शेर सिंह जी, आखिरी कमेंट। ठीक है, बेरोजगारी ठीक है चंद्रमोहन जी, तो हम बिल्कुल फिर द्वारा विनम्र निवेदन करते हैं प्रधानमंत्री से कि इस पे
अपनी हट छोड़ के किसानों के साथ। शेर सिंह जी, आखिरी कमेंट, क्या लगता है अब आगे क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, क्योंकि आंदोलन तो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आंदोलन प्रकृति आगे बढ़ता रहेगा जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। हम लोगों ने अपना गांव में प्रचार पूरा कर रखा है और हम लोग दिल्ली एनसीआर में आते हैं। हम दिल्ली एनसीआर के लोग दिल्ली पे इसलिए बहुत ज्यादा अभी प्रेशर नहीं बना रहे कि जब समय आएगा कोई ऐसी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आएंगे। अभी तो पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से भी लोग आ रहे हैं, बंगाल से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ दिल्ली के आसपास के भी हो रहे हैं। और ये तो टिकैत जी के 4 आंसुओं की सहानुभूति के बतौर हम लोग आगे धीरे धरने के लिए, नहीं तो बाहर के लोग इतने हो गए थे कि हम लोगों को इसलिए जगह छोड़नी पड़ी कि बाहर के लोगों को यहाँ असुविधा हो रही थी, जगह हमारे पास थोड़ी रह गई थी। अब बाहर के लोग ज्यादा आ गए तो नजदीक के लोग अपना घर चले गए, फिर 2, 4, 5 रोज अपना घर का काम संभाल के आते हैं। बिल्कुल, हर कोई यही चाहता है कि जल्द से जल्द ये आंदोलन जो है खत्म हो जाए, सरकार जो है किसानों की बात मांग ले, जो भी सही चीजें हैं जो जायज मांगे हैं उनको मान ले। हर कोई यही यहाँ पर उम्मीद करता हुआ नजर आ रहा है। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार आंदोलन जो है आज भी चलता हुआ नजर आ रहा है। आंदोलन में महापंचायत आज हुई थी, महापंचायत में 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं। एक और जहां सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि 3 बिल जो है वो वापस नहीं लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो भी इस बात पर अड़ते हुए नजर आ गए हैं कि जब तक ये 3 बिल वापस नहीं होंगे तब तक वो सड़कों पर डटे रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अगले दौर की बातचीत कब होती है, और अगर बातचीत होती है तो उस बातचीत में कितना समाधान निकलता हुआ नजर आता है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।